लर्न टुगेदर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दोस्त और दुश्मन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो नोन एज माइक्रोब्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं। माइक्रोब्स आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर फाउंड ऑल अराउंड अस। माइक्रोब्स क्या है? ये बहुत ही ज्यादा छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे चारों ओर पाए जाते हैं एंड आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेक्ड आई। और हम इनको अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, मतलब हमें इनको देखने के लिए या तो माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी या फिर मैग्नीफाइंग जो ग्लास होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल है फंगस ऑन ब्रेड। जब हम ब्रेड को कई दिन तक रख देते हैं तो उसके ऊपर ग्रेश व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर होते पाए जाते हैं जब हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। तो वो फंगस क्या है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर यानी कि जो एक सेल से बने होते हैं और मल्टीसेलुलर यानी कि एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 4 मेजर ग्रुप्स में बांटा गया है। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। बैक्टीरिया ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। फंगी ये क्या है? ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। फंगी होती है हेट्रोट्रॉफिक होती है, ये अपना खाना खुद से नहीं बनाती, ये अपने खाने के लिए दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर डिपेंड रहती है। प्रोटोजोआ ये भी यूनिसेलुलर होता है। एल्गी ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। एल्गी अपना खाना खुद से बना सकती है क्योंकि वो क्लोरोफिल कंटेन करती है। Viruses are also microscopic but different from other microorganisms। जो वायरस हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो भी बहुत छोटे होते हैं, पर जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे अलग होते हैं। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। वो क्या करते हैं? जो होस्ट होती है सिर्फ उसी के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे एक जो वायरस है वो जब तक हमारे शरीर से बाहर है तो वो क्या है? नॉन लिविंग है। जब वो हमारे शरीर के अंदर आ जाएगा तो हम क्या है? उसकी होस्ट है, क्योंकि वो हमारे अंदर आके रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो होस्ट क्या होता है? जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो वो जब हमारे शरीर से बाहर रहता है तो वो नॉन लिविंग होता है, जब हमारे शरीर के अंदर आता है तो वो लिविंग हो जाता है। एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल सेल। इनमें से मतलब जो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है उनके अंदर वो जाता है। दे कैन दे कैन लिव इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरमेंट। ये हर तरह के जो एनवायरमेंट है उसमें रह सकते हैं, हर तरह के वातावरण में रह सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स। एक जो बहुत ही ज्यादा ठंडा जो वातावरण है, क्लाइमेट है, वहां पे भी वो रह सकते हैं। और हॉट स्प्रिंग्स जो बिल्कुल गर्म जो झरने हैं वहां पे भी रह सकते हैं। एंड डेजर्ट्स यानी कि जो रेगिस्तान है वहां पे भी रह सकते हैं। टू मार्शी लैंड्स जो दलदल वाला जो एरिया है वहां पे भी रह सकते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हर जगह जिंदा रह सकते हैं, हर जगह की जो एनवायरनमेंट है उसमें रह सकते हैं। सम माइक्रोब्स मेक अस सिक एंड while others are important for our health। कुछ जो माइक्रोब्स हैं वो हमें बीमार बनाते हैं, जबकि कुछ जो माइक्रोब्स हैं वो हमारी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड यूजफुल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड अल्कोहल। और हम इनको कमर्शियल प्रोडक्शन जैसे जो मेडिसिन है, दवाइयाँ बनाने के, अल्कोहल बनाने के लिए भी हम इनको काम में लाते हैं। कर्ड फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो कर्ड को फॉर्म करने में हेल्प करता है। जब आप कर्ड यानी कि दही, जब आप दही को किसी माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो आप उसमें देखोगे छोटे छोटे से जो बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो आपको वहां पे मिलेगा। और सॉइल फर्टिलिटी, कुछ जो बैक्टीरिया है वो सॉइल फर्टिलिटी में भी इंक्रीज करते हैं। जैसे राइजोबियम जो बैक्टीरिया है जो प्लांट्स की रूट्स में पाया जाता है वो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है और सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। The process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation। जब हम शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। और ये किसके थ्रू होती है? यीस्ट के थ्रू होती है। जैसे आप आधा किलो आटा लीजिए, उसमें चीनी डालिए,
गर्म पानी डालिए और उसमें थोड़ा सा यीस्ट पाउडर डालिए। तो आप जब उसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे, आप देखेंगे जो आटा है वो फूल गया है। वो किसकी हेल्प से फूला है? यीस्ट की वजह से। एंटीबायोटिक्स, medicines that fight infections caused by bacteria in humans and animals। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? वो मेडिसिन्स होती हैं जो बैक्टीरिया के खिलाफ, जो भी मतलब बैक्टीरिया जो भी इन्फेक्शन हमारे अंदर फॉर्म करता है उनसे लड़ती हैं, by either killing the bacteria or making it difficult for the bacteria to grow and multiply। ये क्या करती हैं? या तो उस बैक्टीरिया को मार देती हैं या फिर उनको रोकती हैं ग्रो करने से और मल्टीप्लाई करने से, यानी एक से ज्यादा बैक्टीरिया बनने से रोकती हैं। एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ये क्या है? ये कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं जो यूज करते हैं। वैक्सीन, एंटीबॉडीज आर डिजीज फाइटिंग प्रोटीन्स। जो एंटीबॉडीज हैं वो बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मदद करते हैं, ये प्रोटीन्स होती हैं। वैक्सीन्स हेल्प योर इम्यून सिस्टम फाइट इन्फेक्शंस फास्टर एंड मोर इफेक्टिवली। वैक्सीन्स हमारे इम्यून सिस्टम को इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करने में हेल्प करती हैं जल्दी और बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से। सेवरल डिजीज, बहुत सारी बीमारी जैसे cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination। कॉलरा यानी हेजा, ट्यूबरक्लोसिस टीबी, स्मॉलपॉक्स चेचक एंड हेपेटाइटिस, ये सारी जो बीमारी हैं हम अपने आप को वैक्सीन के थ्रू इन सब से बचा सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम। हमारी गवर्नमेंट ने पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया है जिसके तहत हम बच्चों को पोलियो से बचा सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सर्स, सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सोयल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। कुछ जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करते हैं। वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उसको फिर जो प्लांट्स है उनको प्रोवाइड करवाते हैं, जो सोयल है की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। Some microorganisms decompose the organic waste, dead plants and animals into simple substances and clean up the environment। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे जो प्लांट्स हैं, जो मरे हुए जो एनिमल्स हैं उनको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, उनको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको साफ करने में मदद करते हैं। जैसे आप देखना कहीं अगर कोई भी एनिमल मर गया है, वो एक साइड पड़ा है, उसको हम कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं तो बाद में जब हम देखेंगे उसकी सिर्फ हड्डियां बची हुई मिलेंगी, बाकी का जो मैटर था वो सारा का सारा क्या हो चुका है? डिकम्पोज हो चुका है। वो कौन डिकम्पोज करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसको डिकम्पोज करते हैं और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन करने में हेल्प करते हैं। पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें बीमार करते हैं उन्हें हम बोलते हैं पैथोजेंस। कम्युनिकेबल डिजीज, microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person। कम्युनिकेबल डिजीज माइक्रोबियल डिजीज होती हैं जो एक बीमार इंसान से स्वस्थ आदमी में फैलती हैं। कैसे? थ्रू एयर, हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, फूड यानी खाने के थ्रू और फिजिकल कांटेक्ट या फिर हम उनको टच करते हैं उसके थ्रू जो फैलती है उन्हें हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल है कॉलरा, हैजा, कॉमन कोल्ड जब हमें जुकाम होता है, चिकन पॉक्स होती है जब, ट्यूबरक्लोसिस टीबी, ये सारे क्या हैं? कम्युनिकेबल डिजीज हैं। फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, कैरियर ऑफ मलेरिया, जब हमें फीमेल एनोफिल मॉस्किटो काटती है तो हमें मलेरिया होता है। फीमेल एडिस मॉस्किटो, जब हमें ये फीमेल एडिस मॉस्किटो काटती है ये है कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। जो डेंगू वायरस है उसको हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट करती है जिसकी वजह से हमें डेंगू होता है। हमेशा ध्यान रखना कभी भी जो मेल जो मच्छर होता है वो कभी नहीं काटता, हमेशा फीमेल काटती है। ह्यूमन डिजीज, ये कुछ ह्यूमन डिजीज है जो हमें होती हैं। कॉस्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से होती है, कौन सा उन्हें करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये फैलती हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स, जनरल, ये कुछ जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, अगर हम इनको फॉलो करें तो हम इनसे बच सकते हैं। फर्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। कॉस्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है? बैक्टीरिया करता है।
मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर, हवा के थ्रू। प्रिवेंटिव मेजर्स, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, हमें क्या करना है, जो पेशेंट है उसको कंप्लीट आइसोलेशन में रखना है, यानी कि अलग कमरे में रखना है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट फ्रॉम अदर्स, जो उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, जैसे उसके कपड़े हैं, खाना है, उन चीजों को हमें दूर रखना है, सेपरेट रखना है। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, अगर सुटेबल एज पर वैक्सीनेशन दी जाए तो वो इस बीमारी से बच सकता है। मीजल्स यानी कि खसरा, कॉस्ट्यूम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हवा के थ्रू होता है। चिकन पॉक्स जिसे हम छोटी माता भी बोलते हैं, कॉस्ट्यूम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हवा के थ्रू या फिर कॉन्टैक्ट के थ्रू, जब भी हम उसे टच करते हैं। पोलियो, इसमें क्या होता है, मतलब बॉडी जो है वो पैरालिसिस की शिकायत इसमें आ सकती है, तो कॉस्ट्यूम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हवा के थ्रू या फिर पानी के थ्रू। फिर है कॉलरा यानी हैजा, कॉस्ट्यूम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पानी के थ्रू या फिर खाने के थ्रू। और हम इनमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स कौन सा फॉलो कर सकते हैं, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, हमें क्या करना है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है, अपने चारों ओर अपने शरीर की साफ सफाई रखनी है, अपने चारों ओर साफ सफाई रखनी है। और जैसे गुड सैनिटरी हैबिट्स, जैसे अपने हाथों को बार बार धोना, तो ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी है। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, हमें जो पका हुआ खाना है वो खाना है और उबला हुआ पानी पीना है। अगर वैक्सीनेशन दी जाए तो हम इससे बच सकते हैं। टाइफाइड, कॉस्ट्यूम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर के थ्रू होता है। फिर है हेपेटाइटिस ए, ये क्या है, एक लीवर में इंफेक्शन हो जाता है, इसमें कॉस्ट्यूम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर। हम इससे कैसे बच सकते हैं, ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, हमें उबला हुआ पानी पीना है। वैक्सीनेशन, अगर वैक्सीन दी जाए तो हम इससे बच सकते हैं। लास्ट है मलेरिया, कॉस्ट्यूम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ इसे कॉज करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है मॉस्किटो। बच कैसे सकते हैं, यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स, हमें क्या करना है, मॉस्किटो जो नेट होता है, जो मच्छरदानी है उसका यूज करना है। रिपेलेंट्स जैसे ओडोमोस वगैरह है, उन सब का यूज करना है, क्योंकि ओडोमोस एज अ रिपेलेंट काम करती है। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, हमें इंसेक्टिसाइड्स जो है वो स्प्रे करने हैं। एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलोइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स, और जो मच्छर है उनकी ब्रीडिंग को रोकना है, उनको मल्टीप्लाई होने से रोकना है। कैसे, अपने चारों ओर पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है मच्छर वहीं पे ज्यादा पैदा होते हैं। तो ये कुछ ह्यूमन डिजीज थी जिनके बारे में हमने पढ़ा, इनको कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। एंथ्रेक्स, डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। एंथ्रेक्स क्या है, एक बहुत ही खतरनाक इंसान और पशुओं की बीमारी है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस, जितनी भी फुटकी और मुंह की जो डिजीज है, जितनी बीमारी है पशुओं के अंदर, वो सारी वायरस की वजह से होती है। कॉमन प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये कुछ कॉमन प्लांट डिजीज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं। प्लांट डिजीज, ये प्लांट डिजीज है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये फैलती है। फर्स्ट है साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर जो एक साइट्रस जो फ्रूट्स होते हैं, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनकी बीमारी है। इनमें क्या होता है, जो फ्रूट्स हैं जैसे लेमन है, ऑरेंज है, उनके ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं और वो पकने से पहले ही वो फल गिर जाते हैं। ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर यानी हवा। रस्ट ऑफ व्हीट, इसमें जो व्हीट है, गेहूं है, उसकी पत्तियों के ऊपर जंग लग जाता है। ये एक फंगल डिजीज है, ये फंगी की वजह से होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर और सीड्स, हवा और बीज। फिर है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी ओकरा। ओकरा को हम भिंडी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो भिंडी की जो पत्तियां हैं उनकी वेन्स सारी येलो कलर की हो जाती हैं। ये मोज़ेक वायरस की वजह से होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, वायरस की वजह से होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंसेक्ट।
कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स, ये सारी बीमारियों को हम कुछ केमिकल्स का यूज करके रोक सकते हैं। फूड पॉइजनिंग ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ स्पॉइल्ड फूड, जब भी हम खराब खाना खाते हैं तो उसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, क्योंकि समटाइम्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो खाने के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर देते हैं। फूड प्रिजर्वेशन, खाने को सुरक्षित रखना। प्रिजर्वेटिव्स आर सब्सटेंस दैट इज यूज्ड फॉर कीपिंग फूड एक्सेट्रा इन गुड कंडीशन, वो सब्सटेंस जिनका हम यूज करते हैं अपने खाने को और चीजों को प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, ताकि वो खराब ना हो, उन्हें हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, जो सोडियम बेंजोएट है और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं यूज्ड इन जेम्स, इनको हम जेम्स में भी यूज करते हैं। कॉमन साल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस, मीट यानी मांस और मछली को प्रिजर्व करके रखने के लिए हम सदियों से ही कॉमन साल्ट का यूज करते आ रहे हैं। साल्टिंग आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एक्सेट्रा, साल्टिंग का हम यूज आंवला और जो कच्चे जो आम हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए भी यूज करते हैं। Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria with spoiled food. शुगर क्या करता है, जो मॉइस्चर कंटेंट है, नमी है, उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से खाने के अंदर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है, जो हमारे खाने को खराब करते हैं। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस, इन सब में हम शुगर का यूज करते हैं। Use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria can't live in such an environment. हम ऑयल यानी तेल, विनेगर यानी सिरका, तेल और सिरके का यूज करते हैं अपना जो पिकल है, अचार है, उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, सब्जियां, फल, मछली या मांस, इन सबको हम ऑयल और विनेगर का यूज करके भी प्रिजर्व करते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, pasteurization is a process by which milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. Pasteurization वो प्रोसेस है जिसमें हम दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं 15 से 30 सेकंड के लिए, फिर उसको एकदम से चिल्ड कर देते हैं और उसको स्टोर करते हैं। इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, इसकी वजह से जो माइक्रोब्स है उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। आपने देखा होगा जो दूध की थैली है उनके ऊपर लिखा होता है पास्चराइज्ड मिल्क, तो वो यही मिल्क होता है। These days dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. आजकल जो ड्राई फ्रूट्स हैं या फिर कुछ वेजिटेबल्स हैं उनको हम जो सील्ड एयरटाइट पैकेट्स होते हैं उनके अंदर बेचा जाता है मार्केट में। इसकी वजह से क्या होता है, जो माइक्रोब्स हैं वो अपना अटैक उनके ऊपर नहीं कर पाते हैं, वो उनको खराब नहीं कर पाते हैं। नाइट्रोजन साइकिल, जो नाइट्रोजन साइकिल है वो एक बायोजियोकेमिकल प्रोसेस है। बायोजियोकेमिकल मींस मूवमेंट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट। जो केमिकल सब्सटेंसेस है उनका ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में जो मूवमेंट होती है उसे हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल। तो नाइट्रोजन क्या है, वो एक बायोजियोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो सोयल के अंदर जाएगी, सोयल से वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगी और ऑर्गेनिज्म से फिर से वो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। देखते हैं अभी कैसे है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कि नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट है। नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, क्यों? जो प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं और क्लोरोफिल है, नाइट्रोजन उसका मेन कंपोनेंट है। पर जो प्लांट्स हैं वो इसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, उनको नाइट्रोजन कंज्यूम करने के लिए उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइटनिंग से भी और बैक्टीरिया से भी। पहले हम देखते हैं बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को
नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सोयल। और जो ये कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है, अमोनिया है, अमोनियम है, ये सोयल में मिल जाते हैं। अपटेक बाय प्लांट्स, फिर क्या करते हैं, प्लांट्स इनको लेते हैं यहाँ से। एनिमल्स ईट प्लांट्स, फिर एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। तो ये नाइट्रोजन कहाँ आ गई, एनिमल्स पे आ गई, एनिमल्स ने कंज्यूम किया। फिर उसके बाद नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, और या जब जो एनिमल्स हैं वो नाइट्रोजनस जो वेस्ट है वो एक्सक्रीट करते हैं, जैसे सॉलिड फिशेस एक्सक्रीट करते हैं एंड डेथ, या फिर उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं, तो वो दोबारा फिर से क्या है, मिट्टी में आ जाते हैं। देन बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, फिर कुछ जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को दोबारा फिर से जो गैसियस नाइट्रोजन है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। अब है हम दूसरा देखेंगे लाइटनिंग वाला। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो N2 की फॉर्म में होती है, और जो सोयल के अंदर प्रेजेंट होती है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होती है। तो जब लाइटनिंग होती है तो उस टाइम पे जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है, और जब बारिश होती है तो उसके थ्रू जो नाइट्रोजन है वो फिर से मिट्टी में मिल जाती है वहां पे। फिर वही है, अमोनिया या अमोनियम की फॉर्म में हो जाती है, फिर दोबारा फिर से उसे प्लांट्स लेते हैं, फिर एनिमल्स खाते हैं प्लांट्स को, फिर एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं, फिर वो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, या फिर उनकी डेथ हो जाती है, वो फिर से मिट्टी में मिल जाता है, फिर से बैक्टीरिया उनको क्या कर देता है, जो गैसियस नाइट्रोजन है उसके अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये पूरी नाइट्रोजन साइकिल है।